हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज एंड फील्ड का 6th लेक्चर लेके हाजिर है आपके सामने। अभी तक हमने इस चैप्टर के अंदर जो पढ़ा उसका एक शॉर्ट रिकैप हम आपको देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम ये पढ़ चुके हैं कि नेचर में चार्जेस दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। जैसे कि आप जानते हैं, अभी तक बता चुके हैं हम आपको कि सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जबकि अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दो चार्जेस के बीच लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसके लिए कूलम्ब्स लॉ हमने पढ़ा था दो स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस के लिए, कि अगर दो स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस के मैग्नीट्यूड्स हों Q1 एंड Q2 और उनके बीच का डिस्टेंस हो R, तो उनके बीच लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उसके लिए कूलम्ब्स लॉ कहता है कि फोर्स F इक्वल्स टू होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये होता है कूलम्ब्स लॉ जो हम पढ़ चुके हैं। यहाँ Q1 Q2 क्या है? चार्जेस के मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर हम चार्जेस जब दिए होंगे आपको, तो अगर साइन के साथ भी दिए हैं तो याद रखना यहाँ पे हमें सिर्फ चार्जेस के क्या रखनी है? मैग्नीट्यूड, यानी केवल मैग्नीट्यूड रखना है। साइन नेगेटिव है तो उसको यहाँ पे यूज नहीं करना है। क्लियर है? R यहाँ पे डिस्टेंस है दो चार्जेस के बीच का। इसके ऊपर हम अभी डायरेक्ट क्वेश्चंस कर चुके हैं, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड थे। फिर हमने आपको इसके ऊपर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के क्वेश्चंस पढ़ाए, क्योंकि ये बात में ध्यान रखना है आपको बहुत जोर से कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब भी एक से ज्यादा फोर्सेस हों किसी चार्ज पे और हमें निकालना हो टोटल फोर्स, तो हमेशा हमें क्या करना होगा? वेक्टर सम। फॉर वेक्टर सम हमें फोर्स के मैग्नीट्यूड से नहीं, डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए। तो जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं सबके मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी निकालें, और उसके बाद उनका जब नेट फोर्स निकालना, रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, तो सम कौन सा करना है? वेक्टर सम। क्लियर है कि नहीं? बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और इसमें जो आपके लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन है, मैंने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपको एक्सप्लेन किया था, उसके यूज होना है वेक्टर वाले जो क्वेश्चन है प्रिंसिपल सुपरपोजिशन वाले। इसके अलावा लास्ट टर्म पे हमने इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस के ऊपर भी क्वेश्चन करे थे। आज जो हम आगे कुछ एक्स्ट्रा आपको जो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है ना? तो सभी लोग अगले कुछ क्षणों में हम अनमोल शब्द बोलने जा रहे हैं, अपना ध्यान हमारी ओर केंद्रित कर दें। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आज आपको बताने जा रहे हैं, और इस कंसेप्ट पे बेस्ड काफी क्वेश्चंस अभी पिछले कुछ सालों में न्यूमेरिकल्स जो है कॉम्पिटिशंस में आए हैं। तो उस कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरह आप समझ लीजिए, इस पे अक्सर क्वेश्चन बन जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और वो कंसेप्ट ये है कि अगर हमारे पास दो आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं, ठीक है ना, दो आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं, दोनों चार्ज हो या कोई एक चार्ज और एक अनचार्ज भी हो सकता है, समझा कि नहीं? दोनों चार्ज हैं तो दोनों सिमिलरली चार्ज भी हो सकते हैं और अपोजिटली चार्ज भी हो सकते हैं। कुल मिला के दो स्फीयर्स हैं, वो भी कैसे? आइडेंटिकल, मतलब शेप एंड साइज सेम, रेडियस सेम। तो ऐसे अगर दो आइडेंटिकल स्फीयर्स हो, चाहे तो दोनों चार्ज हो या कोई एक चार्ज एक अनचार्ज भी हो सकता है, और अब उनको अगर हम कांटेक्ट में लाएं, टच करा दें एक दूसरे से, कांटेक्ट में लाने के बाद टच करा दें एक दूसरे से, एंड देन बेशक उनको अलग भी कर दें, तो हम क्या देखते हैं? जैसे ही उनका हम कांटेक्ट कराते हैं तो आफ्टर मेकिंग कांटेक्ट उनके जो चार्जेस होते हैं वो इक्वली शेयर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इक्वली शेयर। चार्जेस उनके इक्वली शेयर हो जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज हमारे दो स्फीयर्स हैं, एक स्फीयर ये है, एक स्फीयर ये है, दोनों आइडेंटिकल है। इस स्फीयर पे चार्ज है Q1, इस स्फीयर पे चार्ज है Q2। अलग अलग पहले दोनों पे चार्जेस Q1 और Q2 थे इंडिविजुअली। देन हमने इन दोनों को आपस में कांटेक्ट में लाया, टच कराया, ठीक है ना? ये Q1 चार्ज है, इसका ये Q2 चार्ज है, हमने इनको कांटेक्ट में लाया, और कांटेक्ट में लाने के बाद फिर बेशक इनको सेपरेट कर दिया। आफ्टर मेकिंग कांटेक्ट हम क्या देखते हैं कि उनके जो चार्जेस हैं वो बदल गए। पहले इसका चार्ज Q1 था, सपोज अब Q1 डैश हो गया, चार्ज इसका Q2 था वो Q2 डैश हो गया। और क्या देखा? पहले चार्जेस अलग अलग थे, लेकिन आफ्टर मेकिंग कांटेक्ट उनके चार्जेस जो है वो सेम हो जाते हैं और इक्वली शेयर हो जाते हैं। आफ्टर मेकिंग कांटेक्ट चार्जेस जो है Q1 डैश और Q2 डैश दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, और इक्वल टू किसके होगा? जिसका चार्ज Q1 था, इसका चार्ज Q2 था, और अब दोनों पे चार्ज जो होगा वो होगा Q1 प्लस Q2 अपॉन 2, यानी इस तरह चार्जेस क्या हो गए? इक्वली शेयर हो गए। बहुत अच्छे से समझ लीजिए इस कंसेप्ट को, बड़ा यूज होना है ये कंसेप्ट। तो क्या बताया मैंने कि जब कभी दो आइडेंटिकल स्फीयर्स, ठीक है ना, या दो बोथ चार्ज या एनी वन चार्ज, अगर उनको हम कांटेक्ट में लाते हैं, ब्रॉट इन कांटेक्ट, देन देयर चार्जेस आर इक्वली शेयर्ड। याद रखना,
कैसे, एक एग्जाम्पल तो मैंने ये बताया आपको, बाकी इसको कुछ और एग्जाम्पल्स में एक्सप्लेन करता हूं। सपोज ये एक बॉडी है और इस पे चार्ज है 10 कूलम, ले रहा है कि नहीं? एक स्फीयर है, इस पे चार्ज है 10 कूलम। एक ऐसा ही आइडेंटिकल स्फीयर और है जिसपे इनिशियली कोई चार्ज नहीं है, मतलब अनचार्ज है, तो चार्ज होगा 0। अब हम इनको कांटेक्ट में ला रहे हैं। जैसे इनको कांटेक्ट में लाया, ठीक है ना, ये दोनों स्फीयर से इनको हम कांटेक्ट में लाए, इसका चार्ज था 10 कूलम, इसका था 0। लेकिन जैसे इनको कांटेक्ट में लाए उसके बाद इनके चार्जेस की इक्वली शेयरिंग हो गई। मान लिया ये स्फीयर ए है और ये स्फीयर बी है, तो स्फीयर ए पे इनिशियली चार्ज क्यू फॉर चार्ज, ए का है तो क्यू ए क्या था 10 कूलम, एंड व्हाट वाज क्यू बी पे चार्ज 0 था बिकॉज इट वाज अनचार्ज। बट आफ्टर मेकिंग देयर कांटेक्ट, अब अलग अलग दोनों के चार्जेस जो हो जाएंगे, सपोज ये है क्यू ए था, क्यू ए डैश हो जाएगा, ये स्फीयर बी है, इस पे चार्ज पहले क्यू बी था, आफ्टर मेकिंग कांटेक्ट चार्ज क्यू बी डैश हो गया। एंड आफ्टर मेकिंग कांटेक्ट हम क्या देखते हैं कि चार्जेस की इक्वली शेयरिंग हो जाती है। एंड नाउ व्हाट इज क्यू ए डैश? नाउ क्यू ए डैश विल बी इक्वल टू क्यू बी डैश एंड बोथ विल बी इक्वल टू क्या होगा? तो फॉर्मूला आपको बताया जैसे Q1 प्लस Q2 अपॉन 2, यहां हो जाएगा QA प्लस QB अपॉन 2। नाउ व्हाट वाज QA? QA था हमारा 10 प्लस QB क्या था 0, 10 प्लस 0 अपॉन 2, 10 प्लस 0 बोले तो 10, 10 बाय 2 यानी 5, यानी ईच स्फीयर पे चार्ज अब कितना हो जाएगा 5 कूलम। पहले इस पे 10 प्लस 0, लेकिन आफ्टर मेकिंग कांटेक्ट दोनों पे चार्ज इक्वल हो जाएगा 5 कूलम। बात समझ में आएगी नहीं? ये एक चार्ज और एक अनचार्ज की बात कर दी। सपोज दोनों चार्ज होते तब क्या होता? लेट ये केस ले रहे हैं हम, ये स्फीयर ए है और ये स्फीयर बी है, इस पे चार्ज जो है वो है सपोज 10 कूलम और ये जो स्फीयर है इस पे चार्ज है सपोज 20 कूलम। ये दो स्फीयर से अलग अलग। ए स्फीयर का चार्ज यानी क्यू ए कितना है 10 कूलम, चार्ज ऑन स्फीयर बी यानी क्यू बी कितना है 20 कूलम। लेकिन अब इन दोनों को हम कांटेक्ट में लाते हैं। जैसे इनका कांटेक्ट कराया हमने ए और बी का, और उसके बाद बेशक इनको अलग कर दिया हमने, तो अब ए और बी के चार्जेस चेंज हो गए। ए का चार्ज हो गया क्यू ए डैश, बी का चार्ज हो गया क्यू बी डैश, एंड दोनों आपस में इक्वल होंगे इस कंसेप्ट के अनुसार कि क्यू ए डैश इक्वल टू क्यू बी डैश इक्वल्स टू क्यू ए प्लस क्यू बी अपॉन 2। नाउ व्हाट इज क्यू ए? तो क्यू ए था हमारा 10 कूलम, तो 10 रखा, प्लस क्यू बी कितना था 20, तो 20 एंड होल अपॉन 2, 10 प्लस 20 30, 30 बाय 2 यानी कि 15 कूलम। तो आफ्टर मेकिंग कांटेक्ट दोनों पे चार्ज कितना हो गया 15 कूलम, 15 कूलम। तो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो मेनली जो कंसेप्ट है वो हमारा ये है, एक बार देख लीजिए आप लोग। मेनली जो कंसेप्ट है हमारा वो क्या है, इस बात को आप नोट करना चाहें तो मैं आपको बोलता हूं नोट भी कर लीजिए कि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। कंसेप्ट ये है कि व्हेन टू आइडेंटिकल स्फीयर्स, कंसेप्ट क्या है देखिए एक बार नोट कर लीजिए कि इंपॉर्टेंट नोट है ये, कि व्हेन टू आइडेंटिकल स्फीयर्स, और ब्रैकेट में आप लिख लेना बोथ चार्ज्ड और एनी वन चार्ज, ये ब्रैकेट में लिखना। दो आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं और दोनों पॉसिबिलिटीज मौजूद है यहां, या तो दोनों चार्ज हो बोथ चार्ज, या फिर कोई एक चार्ज हो और एनी वन चार्ज। तो when two identical spheres, bracket में both charged or any one charged, bracket closed, are brought in contact, then their charges are equally shared. तो उनके चार्जेस जो हैं वो क्या हो जाते हैं इक्वली शेयर्ड हो जाते हैं, then their charges are equally shared. तो एग्जाम्पल के तौर पे आप ये समझा सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये वाला फॉर्मूला ले सकते हैं अपन, तो Q1 डैश इक्वल टू Q2 डैश, ये आफ्टर मेकिंग कांटेक्ट है, तो Q1 डैश इक्वल टू Q2 डैश इक्वल टू होता क्या है Q1 प्लस Q2 अपॉन 2। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, बड़े न्यूमेरिकल्स बड़े अच्छे क्वेश्चंस इसके ऊपर बन जाते हैं। तो आज हम इन्हीं के ऊपर न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। कंसेप्ट समझ में आ गया, अब इसको अप्लाई करेंगे न्यूमेरिकल्स में। बाकी कूलॉम्स लॉ का फॉर्मूला तो लगेगा ही, प्रिंसिपल सुपरपोजिशन लग ही सकता है, वो कंसेप्ट यूज होंगे ही, और उसके अलावा एक कंसेप्ट ये आपका एक्स्ट्रा मैंने बता दिया, आप इसका अपन यूज करेंगे। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल जो है इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है जो अभी मैंने आपको बताया। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, क्या दिया है, क्या फाइंड करना है, समझने की कोशिश कीजिए।
क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं द फोर्स कैपिटल F इज एक्टिंग बिटवीन टू आइडेंटिकल स्फीयर्स हैविंग चार्जेस 40 माइक्रोकूलम एंड -20 माइक्रोकूलम। मतलब दो चार्जेस आपको Q1 और Q2 दे दिए हैं, दो आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं, इतना समझ में आ गया। उन पे अलग अलग चार्जेस आपको दे रखे हैं, डिस्टेंस दिया नहीं, उनके बीच का अपन अपनी तरफ से R मान सकते हैं, और उनके बीच का फोर्स आपको दिया हुआ है कितना है, कैपिटल F। तो कैपिटल F जो फोर्स है कूलम्ब्स लॉ से अपन जानते हैं F इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो Q1 है आपका क्या, यहाँ पे सॉल्यूशन तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज Q1? Q1 is 40 माइक्रोकूलम। व्हाट इज Q2? Q2 is -20 माइक्रोकूलम। क्लियर है कि नहीं? अब ये न्यूमेरिकल वैल्यू वगैरह निकालनी होती है तो शायद ये माइक्रोकूलम को फिर हम कूलम में कन्वर्ट करते, बट यहाँ पर उस सब की जरूरत नहीं है, बिकॉज F फोर्स दे रखा है पहले, और बाद में जो फोर्स होगा वो F के टर्म्स में ही दे रखा है। तो कोई 1/4πε0 की फॉर्मेलिटी भी नहीं करनी है, और माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज करने की भी जरूरत नहीं है। आप सीधे सीधे कूलम्ब्स लॉ के फॉर्मूले में रखेंगे, फोर्स उनके बीच का दे रखा है F इक्वल्स टू होता है फॉर्मूला Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R तो दिया नहीं, अपनी तरफ से R मान लिया डिस्टेंस, तो और इसको हम ऐसे कह सकते हैं F इक्वल्स टू Q1 बोले तो 40, Q2 बोले तो वैसे तो -20 है, लेकिन मैंने कहा था चार्ज का क्या लेते हैं, केवल मैग्नीट्यूड, साइन नहीं लेना है, तो 40 इंटू 20 अपॉन R स्क्वायर। तो और वी कैन से F इक्वल्स टू 40 इंटू 20 कितना हो गया, 800 अपॉन R स्क्वायर। ये वैल्यू हो गई F की, ये आपको बता दिया। एनी डाउट? इतना समझ में आया कि नहीं आया? अब इसके बाद ये तो फोर्स है पहले इनिशियली, अब आगे वो आपसे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इफ आफ्टर मेकिंग कॉन्टैक्ट, ठीक है ना, इफ आफ्टर मेकिंग कॉन्टैक्ट मतलब उनको कॉन्टैक्ट में लाए हैं, ठीक है ना, टच कराए हैं। इफ आफ्टर मेकिंग कॉन्टैक्ट द टू चार्जेस आर सेपरेटेड एट सेम डिस्टेंस, यानी पहले तो अपन ने क्या किया, उनको कॉन्टैक्ट कराया, और कॉन्टैक्ट कराने के बाद उनको वापस सेपरेट करके कहां रख दिया, एट सेम डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस वही फिर से R हो जाएगा। अब लेकिन कॉन्टैक्ट कराया तो चार्जेस की क्या हो जाएगी, शेयरिंग। तो आफ्टर मेकिंग कॉन्टैक्ट, आफ्टर मेकिंग कॉन्टैक्ट, तो जैसे ही कॉन्टैक्ट कराएंगे, आपको कंसेप्ट बताया मैंने, चार्जेस जो है वो क्या हो जाएंगे, इक्वली शेयर हो जाएंगे। तो आफ्टर मेकिंग कॉन्टैक्ट अब चार्जेस जो हैं, जो पहले Q1 और Q2 थे, अब Q1 डैश और Q2 डैश हो जाएंगे। मैंने बताया था कि इक्वल हो जाते हैं, तो Q1 डैश इक्वल टू Q2 डैश एंड बोथ विल बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2 अपॉन 2। एनी प्रॉब्लम? तो दैट इज इक्वल टू क्या होगा, व्हाट इज Q1? तो Q1 इज 40 प्लस व्हाट इज Q2? तो Q2 इज -20। यहां पे साइन भी लेंगे क्योंकि ऐड कर रहे हैं। समझ में आया कि नहीं? जब कूलम्ब्स लॉ में फोर्स निकाल रहे होते हैं तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वहां चार्ज का साइन नहीं लेते हैं प्रोडक्ट करते समय, सिर्फ लेते हैं मैग्नीट्यूड। बट यहाँ पे चार्ज स्केलर क्वांटिटी और चार्जेस का जब सम कर रहे हैं तो फिर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव तो नेगेटिव, साइन भी लेना पड़ेगा। तो यहाँ ये वो सोच रहे सर ने कहा साइन नहीं लेना, तो 40 प्लस 20 कर दो। यहाँ पे क्या होगा, 40 प्लस -20, तो प्लस माइनस यानी माइनस, 40 -20 अपॉन 2, तो 40 -20 हो गया 20/2 यानी कि 10, तो 10 माइक्रोकूलम दोनों का चार्ज हो गया। Q1 पे भी, Q1 डैश भी कितना हो गया, 10 माइक्रोकूलम, Q2 डैश भी कितना हो गया, 10 माइक्रोकूलम, और उनको सेपरेट करके उतने ही डिस्टेंस पे रख दिया जितने पे वो पहले थे। अब हमें उनके बीच का न्यू फोर्स निकालना है, वही फार्मूला है अपने पास, कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ का यूज कर देंगे। तो न्यू फोर्स, अगर न्यू फोर्स पे F डैश कहें तो F डैश इक्वल टू क्या होगा, F तो था Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब चार्जेस Q1 Q2 नहीं रहे, चार्जेस होगा Q1 डैश Q2 डैश, लेकिन डिस्टेंस वही है R, तो R स्क्वायर। तो न्यू फोर्स आ जाएगा F डैश, वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो Q1 डैश की वैल्यू कितनी है, 10, Q2 डैश की वैल्यू भी कितनी है, 10, 10 इंटू 10 अपॉन R स्क्वायर, बोले तो 100/R स्क्वायर। ये आ गया हमारा F डैश। अब आप देख सकते हैं कि R स्क्वायर तो दोनों में ही नीचे, केवल ऊपर यहां है 800 और यहां है 100। तो 100 800 का कितना टाइम्स है, 100 800 का 1/8 टाइम्स है। तो जो फोर्स F था वो 800/R स्क्वायर था, तो न्यू फोर्स F डैश उसका कितना होगा, 1/8 टाइम्स। तो F का 1/8 टाइम्स क्या होता है, F/8। तो राइट आंसर इज F डैश इक्वल्स टू F/8। दैट्स आंसर। ठीक है कि नहीं? ये बात समझ में आई कि नहीं? F जो था वो था 800/R स्क्वायर, और F डैश जो आया वो आया 100/R स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर तो सेम ही है, R स्क्वायर।
फर्क सिर्फ न्यूमरेटर का है। पहले f कितना था 800 और f डैश में क्या है 100, तो 100 800 का कितना है 1/8 टाइम्स। तो जो फोर्स होगा न्यू फोर्स f डैश वो भी हमारे जो ओरिजिनल फोर्स था उसका कितना टाइम्स होगा 1/8 टाइम्स। ओरिजिनल फोर्स था कितना f, तो f का 1/8 टाइम्स यानी क्या होगा f/8। क्लियर है? तो देखिए स्टूडेंट्स, इसी कंसेप्ट पे बेस्ड एक और क्वेश्चन ओपन करने जा रहे हैं। कंसेप्ट आपकी समझ में आ गया होगा, एक बार फिर रिपीट करता हूं। क्या कंसेप्ट था कि व्हेन टू आइडेंटिकल स्फीयर्स बोथ चार्ज्ड और एनी वन चार्ज आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट देन देयर चार्जेस आर इक्वली शेयर्ड। मतलब इनिशियली अगर उनके चार्जेस Q1 एंड Q2 हैं, आइडेंटिकल हैं, और फिर उनको हम कॉन्टैक्ट में लाएं, तो जब कॉन्टैक्ट में लाने के बाद उनको बेशक अलग भी कर दें, सेपरेट भी कर दें, तो उनके चार्जेस जो है वो क्या होते हैं इक्वली शेयर हो जाते हैं। मतलब अगर पहले उनके चार्जेस थे Q1 एंड Q2 अलग अलग, तो आफ्टर शेयरिंग ऑफ चार्जेस आफ्टर मेकिंग कॉन्टैक्ट उनके चार्जेस Q1 डैश और Q2 डैश आपस में इक्वल होंगे। और इक्वल टू किसके होगा Q1 प्लस Q2/2। क्लियर है कि नहीं? अब हम इस कंसेप्ट को एक और क्वेश्चन में इस्तेमाल करने जा रहे हैं और इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से आप लोग समझ लें, प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि इस पे काफी क्वेश्चंस आते रहे हैं। अब एक ये क्वेश्चन देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या क्वेश्चन में कहा जा रहा है। आपसे कह रहे हैं टू स्मॉल कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ इक्वल रेडियस इक्वल मतलब आइडेंटिकल है। इफ टू स्मॉल कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ इक्वल रेडियस हैव चार्जेस, उनके चार्जेस आपको दे रखे हैं +10 माइक्रोकूलम एंड -20 माइक्रोकूलम। ये Q1 और Q2 आपको गिवन है। क्लियर है कि नहीं? और आपसे कह रहे हैं एंड प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। और आपसे कह रहे हैं कि एक्सपीरियंस फोर्स F1, कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं F1 फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो दो स्फीयर्स हैं, आइडेंटिकल हो गए क्योंकि रेडियस सेम है उनका। उनके चार्जेस जो है वो पकड़ लिया अपन ने Q1 एंड Q2। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपन इतने से ही। तो Q1 है Q1 इक्वल्स टू +10 माइक्रोकूलम एंड Q2 इक्वल्स टू -20 माइक्रोकूलम। जब मैग्नीट्यूड फोर्स निकालना तो मैग्नीट्यूड लेंगे, केवल साइन नहीं लेंगे। बट जब चार्जेस का अपने को सम वम करना है तो फिर अपने को साइन भी लेना पड़ेगा। डिस्टेंस उनके बीच का r है और आपसे कह रहे हैं कि फोर्स लग रहा है उनके बीच कितना F1, जब वो r डिस्टेंस पे रखे हैं। तो बाय कूलम्स लॉ F इक्वल टू अपन जानते हैं होता है Q1 Q2/r²। तो यहां पर इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो Q1 इज 10, Q2 इज 20। देखिए वैसे तो अपन चार्जेस का साइन नहीं लेते, ओनली मैग्नीट्यूड लेते हैं। बट अगर ऑप्शंस पे यहां गौर करें तो कुछ ऑप्शंस में रेशियो नेगेटिव भी दिया हुआ है। अब अगर ऑप्शंस में रेशियो नेगेटिव दिया है तो बहुत से बच्चे तो कहेंगे यार फोर्स तो नेगेटिव होता ही नहीं है, फोर्स तो सर ने कहा था केवल चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना। हकीकत है वैसे नहीं लेते, लेकिन जब ऑप्शंस में आपका नेगेटिव भी दिया है तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि फिर ऐसी कंडीशन में हम याद रखेंगे अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो नेगेटिव होता है और रिपल्सिव फोर्स जो है वो पॉजिटिव होता है। यहाँ हम चार्ज के साइन भी एक बार ले लेते हैं, जिससे रेशियो चूंकि नेगेटिव दिख रहा है तो हमें फायदा रहेगा। तो 10 × -20/r² दैट विल गिव -200/r²। ये वैल्यू किसकी है F1 की, फोर्स F1 था, एक्सपीरियंस फोर्स F1 इक्वल टू आ गया हमारा -200/r²। बताइए कोई दिक्कत? इतना समझ में आया? यहाँ माइनस साइन माइनस ले लिया बिकॉज रेशियो नेगेटिव भी दिए हैं दो ऑप्शन में, तो फिर यहाँ पर अपन साइन इग्नोर नहीं करेंगे क्योंकि फोर्स नेगेटिव का मतलब होगा अट्रैक्टिव फोर्स और फोर्स पॉजिटिव का मतलब होगा रिपल्सिव फोर्स। तो देखिए अब आप आगे क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि इफ दे आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट, फिर से वही कंसेप्ट, इफ दे आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट एंड सेपरेटेड टू द सेम डिस्टेंस। तो पहले कॉन्टैक्ट में लाए, जब कॉन्टैक्ट में लाएंगे तो क्या होता है, चार्जेस की शेयरिंग होती है इक्वल। तो अपन लिखेंगे आफ्टर मेकिंग कॉन्टैक्ट, आफ्टर मेकिंग कॉन्टैक्ट अब उनके चार्जेस जो हैं वो क्या हो जाएंगे, पहले तो Q1 और Q2 थे इंडिविजुअली, अब हो जाएंगे Q1 डैश और Q2 डैश एंड बोथ इक्वल टू क्या होगा, तो फॉर्मूला आपको बता दिया Q1 + Q2/2। इज दैट क्लियर? व्हाट इज Q1? Q1 is 10. What is Q2? Q2 is -20 and whole upon 2. 10 - 20 will be -10. -10/2 यानी -5, यानी कि अब
ईच स्फीयर पे चार्ज -5 माइक्रोकूलम हो गया। क्लियर है कि नहीं? तो दोनों पे चार्ज कितना हो गया? -5 माइक्रोकूलम। अब हमने क्या कहा कि उनको सेम डिस्टेंस पे सेपरेट कर दिया, यानी डिस्टेंस तो वही रहेगा r, और अब फोर्स जो है वो कितना हो गया? F2। तो बाय कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ से हम जानते हैं फोर्स F होता है क्या? Q1 Q2 अपन r²। तो न्यू फोर्स F2 जो है वो क्या होगा? अब चार्जेस बदल गए, Q1 डैश Q2 डैश हो गए, और अपॉन में r², डिस्टेंस वही का वही है। Now what is Q1 dash? Q1 dash is -5. What is Q2 dash? It is again -5 and all upon r square. तो माइनस का प्रोडक्ट प्लस हो जाएगा 25 upon r square। ये आया भाई F2। तो F2 हमारा कितना है? 25 by r square। F1 कितना है? -200 upon r square। रेशियो लेना है इनका, तो F1 upon F2। क्लियर है कि नहीं? तो F1 हमारा कितना है? -200 upon r square, और F2 कितना है हमारा? 25 upon r square। r square से r square कैंसिल, 25 से 200 जाएगा 8 टाइम्स, तो -8 ऊपर आया, 1 नीचे है, यानी कुल मिला के जो रेशियो होगा F1 रेशियो F2 रेशियो पूछा है आपसे, तो इट विल बी -8:1। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड्स लेते फोर्स का तो आता है 8:1। अगर आपका यहां पर रेशियो नेगेटिव नहीं होता तो सही आंसर होता है 8:1, लेकिन रेशियो चूंकि नेगेटिव में भी दिया है और एक ऑप्शन 8:1 भी हो, एक -8:1 भी हो, देन उस मामले में फिर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? -8:1। मान लो आप यहाँ पे उसी कंसेप्ट से चलते कि चार्ज का साइन तो आप नहीं लेते, केवल मैग्नीट्यूड लेते, तो यहाँ पे आपका आता 200 upon r square, और यहाँ पे आता आपका 25 upon r square। क्लियर है कि रेशियो अपन निकालते, रेशियो आती 8:1। लेकिन इसके बाद ध्यान देने वाली बात जो थी, अगर मान लो ऐसा भी करते आप, तो यहां पर दोनों चार्जेस कैसे हैं? अपोजिट, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो ये 200 upon r square F1 फोर्स था, वो कैसा था? अट्रैक्टिव, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव था। लेकिन आफ्टर मेकिंग कांटेक्ट दोनों ही चार्जेस कैसे हो गए? नेगेटिव, यानी सिमिलर चार्जेस, और सिमिलर चार्जेस के बीच में क्या होता है? रिपल्शन, यानी ये फोर्स था अट्रैक्शन F1 और ये फोर्स है रिपल्शन। तो जब दोनों अट्रैक्शन होते तो रेशियो पॉजिटिव होता, दोनों रिपल्सिव होते तो भी रेशियो पॉजिटिव होता, लेकिन चूंकि एक अट्रैक्टिव और एक रिपल्सिव है तो फिर रेशियो पॉजिटिव नहीं होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है ना? तो अगर पहले आपने साइन नहीं भी लिए होते तो बाद में इस हिसाब से आपका रेशियो नेगेटिव आ जाता। तो याद रखना, रेशियो भी अगर दोनों फोर्स अट्रैक्टिव हैं तो पॉजिटिव रहेगा, दोनों फोर्स रिपल्सिव हैं तो भी रेशियो पॉजिटिव रहेगा। लेकिन अगर एक फोर्स पॉजिटिव और एक फोर्स अट्रैक्टिव, एक फोर्स रिपल्सिव है, तो फिर रेशियो भी कैसा हो जाएगा? नेगेटिव, अगर ऑप्शन में दिया है तो। क्लियर है कि नहीं? तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम थर्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं, एक और क्वेश्चन। अभी पहले जो क्वेश्चन हमने करे उनसे इस कंसेप्ट को आप पकड़ गए होंगे, कंसेप्ट पकड़ में आ गया होगा, धीरे धीरे अपन ने अपना लेवल बढ़ाया है, और अब अपन जो क्वेश्चन ले रहे हैं ये IIT का क्वेश्चन है। एक बार इस क्वेश्चन को ढंग से अच्छी तरह से आप पकड़ें, थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन, दिमाग लगाना पड़ेगा पेशेंस के साथ। कंसेप्ट पहले क्लियर हो गया, अब इसको समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो एक बार पहले क्वेश्चन की पूरी रीडिंग करी, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है, थोड़ा तसल्ली से रीड करना पड़ेगा। तो 2 spherical conductors B and C, क्वेश्चन में गिवन है 2 spherical conductors B and C having equal radii। रेडियाई इक्वल है मतलब कैसे हो गए? आइडेंटिकल हो गए, तो आइडेंटिकल स्फीयर्स हो गए B and C, एंड कैरिंग इक्वल चार्जेस। उन पे चार्जेस कैसे दिए उन्होंने? इक्वल दिए, बताया नहीं कितना, लेकिन इक्वल चार्जेस हैं दोनों पे, तो अपन Q मान लेंगे। इक्वल चार्जेस इन दैम रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स F, वो एक दूसरे को फोर्स F से रिपेल करे, तो उनके बीच का फोर्स आपको बता दिया F, और आपसे कह रहे हैं kept apart at some distance, जब एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे रखे। डिस्टेंस भी दिया नहीं है, एट सम डिस्टेंस कहते हैं, डिस्टेंस अपनी चॉइस है, अपन R ले सकते हैं। तो डिस्टेंस हो गया R, दो स्फीयर्स हैं, अगर स्फीयर B और C नाम दिए उनके, तो उनके चार्जेस को QB और QC कह देंगे, और दोनों चार्जेस के बारे में बताया नहीं कितना बचता, कहते हैं इक्वल चार्जेस दोनों पे, तो अपनी तरफ से एज्यूम कर सकते हैं वो इक्वल चार्ज दोनों पे कितना है, सपोज Q। तो देखिए स्टार्ट यहां से कर रहे हैं, स्फीयर B का चार्ज QB, स्फीयर C का चार्ज QC, एंड QB एंड QC बोथ आर इक्वल, तो इक्वल मान लिया किसके? Q के। लेट डिस्टेंस उनके बीच का R है, और फिर वो कह रहे हैं फोर्स F से वो रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को, मतलब उनके बीच लगने वाला फोर्स जो है वो F है।
तो बाय कूलम्स लॉ F इक्वल टू क्या होता है भाई, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पे होगा F इक्वल टू क्या, QB QC अपॉन R स्क्वायर। समझ में आ गया, दो स्फीयर है ये B और C, ठीक है ना, इनके बीच का डिस्टेंस है R। B और C के चार्जेस आपको दे रखे हैं, B का चार्ज QB, C का चार्ज QC, और दोनों इक्वल हैं, तो दोनों इक्वल मान लिए किसके, Q के। फर्दर सॉल्व किया तो QB भी Q, QC भी Q, Q इंटू Q अपॉन R स्क्वायर, या हम कह सकते हैं भाई F इक्वल टू Q इंटू Q क्या होता है, Q स्क्वायर। तो F इक्वल टू क्या, Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। इक्वेशन 1 दे दिया इसको। इतनी बात समझ में आएगी नहीं आई, ये पहले जो अपना यहां तक का क्वेश्चन समझ में आया, एक बार फिर समझ लीजिए। क्वेश्चन में क्या कहा था आपसे कि टू स्फेरिकल कंडक्टर्स B एंड C, तो ये हो गया टू स्फेरिकल कंडक्टर्स B एंड C having equal radii सेम है, आइडेंटिकल है स्फीयर्स, एंड कैरिंग इक्वल चार्जेस इन देम, दोनों पर चार्ज कैसे हैं, इक्वल। तो B और C दोनों के चार्ज इक्वल है, तो B का चार्ज QB, C का चार्ज QC, और दोनों इक्वल है। दोनों इक्वल कितने हैं वो दिया नहीं है, तो इक्वल अपनी तरफ से मान लेते हैं, दोनों इक्वल टू Q है, ठीक है ना। और आपसे कहा है रिपेल ईच अदर विद द फोर्स F, तो फोर्स उनके बीच का F मान लिया अपन ने, और व्हेन केप्ट अपार्ट एट सम डिस्टेंस से कहा नहीं सम, तो अपनी तरफ से अपन मान लिया क्या, R। तो ये QB इंटू फोर्स लगाया, कौन सा फॉर्मूला, कूलम्स लॉ, F इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पे Q1 की जगह QB, Q2 की जगह QC, QB इंटू QC अपॉन R स्क्वायर। नाउ QB एंड QC बोथ आर Q, तो Q इंटू Q अपॉन R स्क्वायर, दैट इज Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा क्या, F इनिशियली। अब कहानी में ट्विस्ट आता है, एंट्री होती है तीसरे स्फीयर की। तीसरा स्फीयर कौन सा है, तो उसका नाम नहीं दिया इन दोनों का, तो B और C, और तीसरे स्फीयर के बारे में क्या लिखा है, अ थर्ड स्फीयर, अ थर्ड स्फेरिकल कंडक्टर। तो है वो भी स्फेरिकल कंडक्टर, तीसरा है B और C, हम ऑलरेडी नाम गिवन है, तो तीसरे को अपन A मान सकते हैं, ठीक है कि नहीं। तो मान लिया वो तीसरा स्फीयर जो है वो, उसको नाम दे दिया अपन ने A, और उसके बारे में क्या कहा है, हैविंग सेम रेडियस, मतलब उसका भी रेडियस कैसा है, सेम है, आइडेंटिकल है एज दैट ऑफ B, बट इस बात पे गौर करना, अनचार्ज्ड, बट अनचार्ज, मतलब स्फीयर A जो हम मान रहे हैं, लेट द थर्ड स्फीयर इज A, अपनी तरफ से मान लिया, थर्ड स्फीयर का नाम तो दिया नहीं, तो नाम अपनी तरफ से नामकरण कर दिया, B और C है, तो थर्ड A हो जाएगा, लेट द थर्ड स्फीयर बी A, एंड चूंकि उस पर चार्ज नहीं है, उन्होंने कहा अनचार्ज, अनचार्ज मतलब चार्ज जीरो होगा, तो A के चार्ज को QA कह देंगे, तो QA इक्वल्स टू क्या कह दिया, जीरो कह दिया उन्होंने। समझ में आया कि नहीं, तो ये A का चार्ज जीरो हो गया QA। अब इसको उन्होंने क्या किया, इज ब्रॉट इन कांटेक्ट विद B, यानी कि पहले जो अनचार्ज स्फीयर A है उसको किसके कांटेक्ट में लाए, स्फीयर B के कांटेक्ट में लाए। तो देखिए भाई, जब A को B के कांटेक्ट में लाएंगे तो उनके बीच शेयरिंग ऑफ चार्जेस होगी। तो कैसे होगी ये अपन देखते हैं, थोड़ा बड़ा होगा इसका सॉल्यूशन। तो व्हेन A is brought in contact with B, A को B के साथ कांटेक्ट में ला रहे हैं पहले, क्लियर है कि नहीं। तो ब्रॉट इन कांटेक्ट वाला कंसेप्ट यूज करेंगे। अब क्या बताया था, जब इक्वली कांटेक्ट में लाते हो चार्जेस की इक्वली शेयरिंग होती है, तो A का चार्ज QA था, QA डैश हो जाएगा, B का चार्ज QB था, QB डैश हो जाएगा, और इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग QA डैश इक्वल टू QB डैश इक्वल टू क्या होगा, तो QA प्लस QB ऑल अपॉन 2, ठीक है ना। A और B दोनों के चार्जेस चेंज हो जाएंगे, शेयरिंग हो जाएगी चार्जेस की, और आफ्टर शेयरिंग ये फॉर्मूला होता है, तो QA प्लस QB अपॉन 2। नाउ व्हाट इज QA, तो QA तो अपना क्या था, जीरो, अनचार्ज था, तो QA की जगह रख देंगे 0 प्लस QB। व्हाट इज QB, तो QB एंड QC बोथ आर Q, तो QB की जगह Q रख दिया, तो 0 प्लस Q होल अपॉन 2, 0 प्लस Q यानी Q बाय 2। मतलब यह है कि जब तक A को कांटेक्ट में नहीं लाए थे तब तक B और C दोनों पे चार्ज अलग अलग क्या था, Q Q, B का चार्ज भी Q, C का चार्ज भी Q। लेकिन अब हमने क्या किया, जो हमारा तीसरा स्फीयर था A जो कि अनचार्ज था, उसको कांटेक्ट में लाए किसके, स्फीयर B के, और लाते ही ये जादू हुआ, क्या हुआ, इक्वली शेयरिंग हो गई चार्जेस की। तो QA डैश हो गया, QB डैश हो गया, बोथ इक्वल टू QA प्लस QB अपॉन 2। नाउ QA की जगह QA की वैल्यू पुट कर दी, QA कितना था, 0 अनचार्ज था, QB का चार्ज कितना था, Q था, तो Q रख दिया, 0 प्लस Q क्या होता है, Q, तो Q बाय 2 आ गया।
मतलब अब ए पे भी चार्ज कितना हो गया q/2, जो कि अनचार्ज था वो चार्ज हो गया, उसको मिल गया चार्ज कितना q/2, और बी पे चार्ज q था लेकिन अब q नहीं रहा, अब क्या हो गया q/2, बी का चार्ज चेंज हो गया। क्लियर है कि नहीं? ये तो बात कब हुई, जब ए को बी के कॉन्टेक्ट में लाए। बट कहानी यही खत्म नहीं हो रही है, ए को हम सिर्फ बी के कॉन्टेक्ट में नहीं लाए, इसके बाद हमने एक काम और किया, देन ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद सी, उसको फिर हम किसके कॉन्टेक्ट में लाए, सी के कॉन्टेक्ट में लाए। तो ए को सी के कॉन्टेक्ट में लाए, तो पहले ए को कॉन्टेक्ट में लाए थे किसके, बी के। अब वही देखिए आगे कहानी में क्या कह रहे हैं, देन ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद सी, मतलब ए को ही पहले थर्ड स्फेरिकल कंडक्टर को पहले कॉन्टेक्ट में लाए थे किसके, बी के, एंड देन ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद सी, यानी ए को ही एक बार बी से टच करा दिया तो ए का चार्ज ऑलरेडी चेंज हो गया। पहले QA था 0, लेकिन अब ए का चार्ज QA नहीं रहा, बल्कि क्या हो गया QA डैश, जो 0 नहीं है, क्या है q/2, ठीक है ना। और अब उसको ए को किससे टच करा रहे हैं अपन, सी से। तो नाउ ए इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विथ सी। अब ए को सी के कॉन्टैक्ट में ला रहे हैं, पहले लाए थे बी के कॉन्टैक्ट में, अब ला रहे हैं किसके कॉन्टैक्ट में, सी के कॉन्टैक्ट में। तो जब ए को लाएंगे सी के कॉन्टैक्ट में तो क्या होगा, अब चार्जेस की फिर से इक्वली शेयरिंग होगी, लेकिन पहली बार जब ए की शेयरिंग हुई थी तो QA से QA डैश हुआ था, बट QA डैश तो ऑलरेडी हो चुका है ए का चार्ज, तो अब QA डैश ना होकर क्या हो जाएगा QA डबल डैश। समझ में आ रहा है डबल डैश क्यों, क्योंकि QA डैश तो ऑलरेडी हो चुका है, अब उसको एक बार और टच करा रहे हैं सी के साथ तो उसका फिर से चेंज होगा, तो QA डैश की जगह QA डबल डैश हो जाएगा इक्वल्स टू, लेकिन सी का तो पहली बार ही चेंज होने जा रहा है, पहले QC था अब QC डैश हो जाएगा, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू क्या होगा, तो QA डैश, QA नहीं QA डैश, क्योंकि QA डैश ऑलरेडी हो चुका है, प्लस QC, एंड बाय 2। इस बात पे गौर करना, नहीं तो हो सकता है आप ये गड़बड़ कर दो, QA डैश इक्वल टू QC डैश इक्वल टू QA प्लस QC बाय 2। ऐसा कब होता, जब ए को पहली बार टच कराया होता सी से, लेकिन चूंकि ए को ऑलरेडी टच करा चुके हैं, उसके चार्ज ऑलरेडी चेंज हो चुका है, तो अब QA नहीं रहा, QA डैश तो ऑलरेडी हो चुका है, और फिर जब इससे कॉन्टैक्ट करा तो एक बार फिर से चेंज होगा, तो इसलिए QA डबल डैश हो गया, तो QA डबल डैश, और सी का पहली बार ही चेंज हो रहा है तो ये QC डैश हो जाएगा, इसमें डबल डैश नहीं लगा देना, एंड दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा, तो ए का तो कितना था QA डैश हो चुका था और सी का QC था, और अब शेयरिंग ऑफ चार्जेस के बाद जो चार्ज आएगा दोनों पे कितना आएगा, तो QA डैश की जगह QA डैश की वैल्यू पुट कर दी, व्हाट इज QA डैश, QA डैश इज q/2 प्लस QC कितना था, तो QC भी Q था, तो q/2 प्लस Q एंड होल अपॉन 2। नाउ q/2 प्लस Q क्या हो जाएगा 3q/2, एंड होल अपॉन में नीचे क्या है 2, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाउ QA डैश और QA डबल डैश एंड QC डैश बोथ इक्वल टू हो जाएगा 3q/4। समझ में आया कि नहीं आया, इतना अपन ने कर दिया। तो अपन ने ए के साथ क्या क्या किया है, इतनी भी कहानी अभी तक की समझ में आई कि नहीं, एक बार इतने क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए ढंग से। क्या था, पहले आपके पास दो स्फेरिकल कंडक्टर्स थे बी और सी, इक्वल रेडियाई के और इक्वल चार्जेस के, तो दोनों के चार्जेस जब इक्वल थे बी और सी के, तो अपन ने मान लिया QB और QC बोथ इक्वल टू Q है। फिर आपको बताया कि रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स F, दोनों एक दूसरे को फोर्स F से रिपेल कर रहे हैं व्हेन केप्ट अपार्ट एट सम डिस्टेंस। वो डिस्टेंस अपन ने अपनी तरफ से r मान लिया, ये स्फीयर B और स्फीयर C हैं जिनके चार्ज दोनों के Q हैं, डिस्टेंस इनके बीच का r है, फोर्स इनके बीच F लग रहा है, तो फोर्स F निकाला बाय कूलॉम्स लॉ, तो F इक्वल टू होता है Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, तो हो गया QB QC अपॉन r स्क्वायर, QB भी Q QC भी Q, तो Q इंटू Q अपॉन r स्क्वायर, Q इंटू Q होगा Q स्क्वायर, यानी F की वैल्यू आ गई थी Q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। इतना करने के बाद अब एंट्री हुई थी थर्ड स्फीयर की, और थर्ड स्फेरिकल कंडक्टर हैविंग सेम रेडियस एज दैट ऑफ B, वो थर्ड स्फेरिकल कंडक्टर जो है उसका भी रेडियस वही है जो कि B का है, लेकिन नाम नहीं दिया उसका थर्ड का, तो ये दो B और C और थर्ड को नाम अपनी तरफ से अपन ने दे दिया A, और उस स्फीयर A के बारे में इतना कह दिया कि अनचार्ज, मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं है, तो A का चार्ज QA क्या हो गया 0 हो गया। और फिर उसके बाद आपसे दो बातें कही हैं, पहले का इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद B, तो पहले A को B के कॉन्टैक्ट में लाए, एक शेयरिंग ऑफ चार्जेस का कंसेप्ट लगाया, तो A का चार्ज भी चेंज हो गया, B का भी चेंज हो गया, B का चार्ज कितना हो गया Q/2, A का चार्ज भी Q/2, पहले 0 था Q/2 हो गया। अब उसके बाद फिर यहीं पे हम बस नहीं किए, A को उसके बाद कॉन्टैक्ट में लाए C के, तो A का चार्ज QA डैश ऑलरेडी हो चुका था, C से कॉन्टैक्ट कराने पे चार्ज QA डबल डैश हो गया और इक्वल टू QC डैश, शेयरिंग ऑफ चार्ज कंसेप्ट यहां भी लगाया।
तो क्यू डैश क्यू बाय 2 था, क्यू सी तो क्यू था ही, सॉल्व करके ये आ गया 3q बाय 4। तो अब हमारे पास वही दो स्फीयर्स हैं बी और सी। आपसे इतना कहा कि ए को तो बीच में अपन लाए थे सिर्फ टच कराने के लिए, कॉन्टैक्ट कराने के लिए। आखिरी में क्या लिखा है, एंड फाइनली रिमूव्ड अवे फ्रॉम बोथ, यानी ए को लाए हम, लेके आए, बी से टच कराया, सी से टच कराया, देन उसके बाद उसको दोनों से दूर कर दिया। यानी मैदान में पहले भी बी और सी थे और अब फिर मैदान में वही दोनों रह गए, कौन, बी और सी। ये तो चला गया, लेकिन अब बी और सी जो रहे वो बदले चार्ज के साथ रहे, डिस्टेंस वही रहेगा, डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं है, तो डिस्टेंस वही रहेगा आर, स्फीयर के नाम भी वही हैं बी और सी, बट चार्जेस बदल चुके हैं। अब बी का चार्ज कितना हो चुका है, तो बी का चार्ज यानी क्यू बी डैश हो गया है कितना, क्यू बाय 2, ये क्यू बी डैश है, और सी का चार्ज यानी क्यू सी डैश कितना हो गया है 3q बाय 4। अब इन दोनों का जो फोर्स होगा वो अपने को बताना है, द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन विल बी। तो बी और सी के बीच का जो न्यू फोर्स होगा उसको अगर एफ डैश कहें तो एफ डैश इक्वल टू क्या होगा, बी का चार्ज क्यू बी डैश हो गया, सी का चार्ज क्यू सी डैश हो गया, होल अपॉन आर स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? तो अब आप देखेंगे क्यू बी डैश कितना है, तो व्हाट इज क्यू बी डैश, ये अपन निकाल चुके थे, क्यू बी डैश इज क्यू बाय 2, क्यू बी डैश क्यू बाय 2 हो चुका है। क्यू सी डैश कितना है, क्यू सी डैश है 3q बाय 4, एंड होल अपॉन नीचे क्या हो गया आर स्क्वायर। अब जो अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो q इंटू 3q विल बी 3q स्क्वायर अपॉन 2 4 जा 8, एंड होल अपॉन में आर स्क्वायर है, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो न्यू फोर्स जो एफ डैश होगा वो कितना हो जाएगा 3q स्क्वायर और अपॉन नीचे हो जाएगा 8r स्क्वायर, तो 3q स्क्वायर अपॉन 8r स्क्वायर ये हो गया। और q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर क्या था भैया, q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर पहले ही बता चुके हैं अपन, ये इक्वेशन में आता अपना या f, तो q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर का f रख सकते हैं अपन, तो न्यू फोर्स f डैश इक्वल्स टू हमारा क्या हो गया 3f बाय 8 व्हिच इज योर ऑप्शन डी, 3f बाय 8, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन 3f बाय 8। समझ में आ कि नहीं आया? तो ये मेकिंग कॉन्टैक्ट वाले कंसेप्ट को अपन ने यहाँ पे अच्छी तरह से अप्लाई किया, इसमें एक बार नहीं बल्कि दो बार अप्लाई हो गया इस क्वेश्चन में, इससे पहले भी 2 क्वेश्चंस कर लिए थे। अब मैं समझता हूँ कि ये कंसेप्ट आपके दिमाग में अच्छे से बैठ गया होगा, तो अब कोई डाटा वाटा चेंज करके भी क्वेश्चन आए इस कंसेप्ट पे बेस्ड आए तो आई थिंक अब आप उसको कर पाएंगे। कंसेप्ट बैठ गया कि नहीं अच्छे से दिमाग में? भाई न्यूमेरिकल्स में एक्चुअली एप्लीकेशन ऑफ माइंड होता है, समझ आया कि नहीं? हमने कोई भी कंसेप्ट आपको पढ़ा दिया, कई बच्चे न्यूमेरिकल से बहुत डरते हैं और न्यूमेरिकल्स ना ही करेंगे तो थ्योरी भी मजबूत नहीं होगी। कई बच्चे कहते हैं मेरा थ्योरी पार्ट तो बहुत अच्छा है, न्यूमेरिकल्स में बहुत वीक हूं। ऐसा होता ही नहीं है। थ्योरी पार्ट अच्छा होने का मतलब ये नहीं कि आपने डेरिवेशन रट लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रट लिए, डेफिनेशंस याद हैं, समझी वमझी नहीं है और फार्मूले वगैरह भी आपको बहुत अच्छे से याद नहीं है, लेकिन आप अपने एकेडमिक्स में अच्छा स्कोर कर लेते हैं, ठीक है ना, टेस्ट में अच्छा स्कोर कर लेते हैं रट रटा के, तो हम उसको अच्छी थ्योरी होना नहीं कहते हैं। थ्योरी होना अच्छी तब कहते हैं कि जो आपने पढ़ा है, आपने कूलॉम्स लॉ पढ़ा है तो कूलॉम्स लॉ का कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। आपने ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट वाला कंसेप्ट पढ़ा, केवल एक इतनी सी बात में बात खत्म हो सकती थी कि हमने वो नोट लिखा दिया होता, बात खत्म हो जाती। लेकिन उससे होता क्या कि वो नोट आप या तो पढ़ते भी नहीं ढंग से या रट लेते उसको, लेकिन उसका मतलब नहीं पता होता। और जब किसी क्वेश्चन में वही कंसेप्ट लग रहा होता तो आपको क्या होता, कंसेप्ट रटा बेशक था हमको लेकिन समझा था नहीं, अप्लाई किया नहीं था, तो किसी क्वेश्चन में वही कंसेप्ट लग रहा होता और आप उसको बिल्कुल समझ नहीं पाते। यानी अगर हमने सिर्फ थ्योरी पढ़ी और न्यूमेरिकल्स में उनको अप्लाई नहीं किया तो वो थ्योरी भी हमारी किसी मतलब की नहीं है, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल्स करने से आपकी थ्योरी और स्ट्रांग हो जाती है, आपके कंसेप्ट जो सिर्फ ओरली बताए थे जब उनको अप्लाई कर लेंगे तो वो अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो इसलिए न्यूमेरिकल्स करना बहुत जरूरी है, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैंने आपको 0 लेवल से स्टार्ट करते हुए काफी अच्छे क्वेश्चंस तक ले गया और आपको पता भी नहीं चला होगा क्योंकि एक तरीका हमने ऐसा अपनाया कि फ्रॉम इजी टू हार्ड, ठीक है ना, धीरे धीरे डिफिकल्टी का लेवल बढ़ाते गए, सारे कंसेप्ट धीरे धीरे आपके दिमाग में उतारते गए, धीरे धीरे कंसेप्ट आपके दिमाग में उतारते रहे। तो उससे फायदा ये हुआ कि आपको सारी चीजें क्लियर होती चली आ रही हैं। तो ये बहुत जरूरी तरीका है कि पहले थ्योरी पढ़ाओ। अब ये भी नहीं कि पूरे चैप्टर को पहले थ्योरी पढ़ाते रहो एंड लास्ट में फिर पूरे चैप्टर के एक साथ न्यूमेरिकल्स करा दो, तो वो बात मजा नहीं आता। जिस चीज को आप पढ़ाया, जिस कंसेप्ट को आपने पढ़ाया, तुरंत वहीं की वहीं उस कंसेप्ट को अप्लाई कर दिया, न्यूमेरिकल्स हो गए उसके ऊपर, वो कंसेप्ट बैठ गया दिमाग में। और बिना न्यूमेरिकल्स के थ्योरी ठीक इसी प्रकार से होती है जैसे बिना गोली के बंदूक, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको हमने एक बंदूक पकड़ा दी और चलानी आपको आती नहीं है,
उसी तरह से ये है कि आपकी थ्योरी तो बहुत क्लियर है, बट उसके मतलब याद तो है लेकिन क्लियर नहीं है, न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस नहीं करी, अप्लाई नहीं किया उस कंसेप्ट को आपने, तो वो ठीक उसी प्रकार से आपकी हालत हो जाती है कि आपके पास बंदूक भी है, गोलियां भी हैं, और चलाना नहीं आता। अब चलाना नहीं आता तो बंदूक गोली किस काम की आपके, ठीक है ना? कोई सामने आ गया तो आप, ठीक है ना, हैंड्स अप भी कहते रहोगे, और वो 2 कनपट्टी दे के आपको छुड़ा के ले जाएगा आपकी बंदूक, ठीक है ना? तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जो थियोरेटिकल कांसेप्ट्स हम पढ़ रहे हैं उनको न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करें, और सही तरीके से अगर एप्लीकेशन करेंगे, न्यूमेरिकल रटने की जरूरत नहीं है। बहुत से बच्चे मैं देखता हूं बहुत बड़ी गलती करते हैं कि भाई जैसे थ्योरी रट रहे थे ना, डेरिवेशन रट रहे थे, न्यूमेरिकल भी रट लेते हैं, आंसर तक रटे होते हैं भयंकर तरीके से। अगर उनको आपने बता दिया कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा, तो वो न्यूमेरिकल तक रट मारते हैं। अरे भाई न्यूमेरिकल का ऐसा थोड़ी कि यही डिजिट आ जाएंगे, जरूरी थोड़ी है। न्यूमेरिकल में तो जो कंसेप्ट्स आप यूज कर रहे हैं, उन कंसेप्ट्स को पकड़ना है। ये कंसेप्ट अगर आप ढंग से समझ गए तो उसके बाद फिर न्यूमेरिकल में कोई सा भी डाटा वाटा चेंज करके घुमा फिरा के एक नया क्वेश्चन भी फ्रेम कर दिया जाए आपके सामने, अब आपके पास कंसेप्ट क्लियर है तो आप डगमगाएंगे नहीं। आप उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, तो फिर कौन सा कंसेप्ट, कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, और धीरे धीरे अगर आप उस पर अप्लाई करेंगे, ऐसे प्रैक्टिस आप करेंगे, तो अपने आप दिमाग चलना शुरू हो जाएगा। तो मेरा मेन काम यही है कि आपका एक डर, एक खौफ निकालना, कंसेप्ट क्लियर करना, आपको न्यूमेरिकल्स के लिए दिमाग चलना सिखाना, मतलब आपका दिमाग चलने लगे अपने आप, नए क्वेश्चन पे आपका दिमाग चलने लगे, और उसके लिए ये प्रोसेस होती है, ठीक है ना? तो जो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये जितने कूलम्ब्स लॉ के ऊपर मैंने क्वेश्चंस कराए, जिस तरह के कंसेप्ट्स मैंने आपको इस्तेमाल कराए, अगर ये कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो गए तो फिर अब आप डिफरेंट बुक्स के क्वेश्चंस खुद ट्राई करके देखेंगे और आपसे क्वेश्चंस मैक्सिमम बनने लगेंगे, ठीक है कि नहीं? आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टर्न पे इसके आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।